हेलो फ्रेंड्स। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे, परसों भी हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। काफ़ी लंबी चल गई इसकी क्लास, लेकिन ये टॉपिक ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी छोटी से छोटी, छोटा से छोटा भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो इसका है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें। भले ही आपका मन करे तो आप वीडियोज़ को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि यहाँ से अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इससे बाहर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही ज़्यादा रेयर भी होता है। ठीक है, तो आज हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की तीसरी क्लास है। हम एक बार कल की क्लास का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या देखा था। ऐप क्रैश हो जाती है हमारी तो यार, क्या करें, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है भाई, आसान नहीं है। ऐप क्रैश हो ही जा रही है यार, क्या करें। क्लियर ऑल, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कल की क्लास का हम रिकैप ले रहे थे। कल की क्लास का हमने क्या देखा। कल की क्लास में हमने देखा सीआरआर और एसएलआर के बारे में, है ना। और कल की क्लास में मैं आपको जो इनकी करंट रेट्स चल रही हैं वो बताने का मैंने आपका वादा किया था। ठीक है, तो जो बाकी जो रेट्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आती हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये रेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लगभग हर 2 महीने में तो जनरली और किसी इमरजेंसी सिचुएशंस में कभी भी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो हमारी करंट सीआरआर की रेट चल रही है वो चल रही है 4.550%। ठीक है, एसएलआर की रेट चल रही है 18%। ठीक है, और जो हमारी रेपो रेट है वो है 6.5%। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% ये चल रही है। तो आप इनको देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेपो रेट है वो जनरली किस रेंज में रहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सीआरआर रेट है वो जनरली किस रेंज में रहती है, एसएलआर रेट है वो जनरली किस रेंज में रहती है। बाकी इनको याद करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाते हैं। एक दिन में, 1 घंटे में चेंज कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको चाहे तो। ठीक है, तो कल तक हम क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव मेजर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है ना। ये वर्ड 2-3 बार आ चुके हैं आपके सामने। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी कि मात्रा और किसी वस्तु की क्वालिटी, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये तो शायद आप सभी को पता होगा। क्वांटिटी होता है नंबर्स की टर्म्स में, है ना। क्वांटिटी होता है नंबर्स की टर्म्स में, और क्वालिटी नंबर्स की टर्म्स में नहीं होती। क्वालिटी इनहेरेंट होती है, यानी कि क्वालिटी को आप नंबर की टर्म्स में चेंज नहीं कर सकते, है ना। उसमें आप कोई नंबर चेंज नहीं कर सकते, मनी सप्लाई नंबर के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही डिफरेंस यहाँ है। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं वहां पर नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रेपो रेट। रेपो रेट एक नंबर होता है ना। सीआरआर भी एक नंबर होता है, हमने जस्ट अभी 1 सेकंड पहले लास्ट वाली स्लाइड में देखा। ठीक है, एसएलआर भी एक नंबर होता है। ठीक है, तो जब ये नंबर्स होते हैं तो ये क्वांटिटी की बात करते हैं, और जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से मेजर्स में आएंगे, वो क्वांटिटेटिव मेजर्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वालिटेटिव मेजर्स। अब क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स एग्जैक्टली किसी चीज की क्वांटिटी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि जब आप रेपो रेट बढ़ाएंगे तो आपकी क्वांटिटी एग्जैक्टली जितना आपने चेंज किया उतनी ही चेंज होगी। ठीक है, सीआरआर अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इनकी वैल्यू एग्जैक्टली जितना आप घटाएंगे बढ़ाएंगे उतना ही चेंज होगी नंबर्स की टर्म्स में। ठीक है, वहीं क्वालिटेटिव मेजर्स ऐसे होते हैं जिनको नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सोचिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनकी अथॉरिटी की पावर कितनी है। अगर वो किसी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाते हैं, किसी बैंक के किसी भी ऑफिसर के पास जाते हैं, हाई लेवल ऑफिसर जो कि लैंडिंग रेट्स डिसाइड करता है, यानी कि उधार देने की दरें डिसाइड करता है जो ऑफिसर, उसके पास जाकर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर ये बोलता है कि भाई हमें ना मनी सप्लाई को थोड़ा सा कम करना है, तो आप अपनी लैंडिंग रेट थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, तो क्या आपको लगता है कि वो इंसान उसकी बात मानेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की। उसकी अथॉरिटी में पावर इतनी है कि उसकी वो कही हुई बात
में वजन होता है, तो उस बात को भले ही वो माने ना माने, लेकिन उनको कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। एक बार सोचना तो पड़ेगा कि इतनी बड़ी अथॉरिटी पे बैठा एक इंसान हमें कुछ आदेश दे रहा है या हमें कुछ सलाह दे रहा है, तो शायद हमें वो सलाह मान लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव मेजर है, इसको हम बोलते हैं मोरल सुएशन। हम सारे क्वालिटेटिव मेजर्स अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जो ये वाला एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इस क्वालिटेटिव मेजर को क्या बोलते हैं? मोरल सुएशन। यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? नैतिक, नैतिक अनुनय। अनुनय मतलब क्या होता है? अनुनय मतलब होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सुएशन का जो सिंपल इंग्लिश मीनिंग होता है उसको हम बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक मोरल सुएशन होता है नैतिक अनुनय, यानी कि जब जरूरत होती है नीति के हिसाब से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो जो भी बैंक्स हैं इंडिया के, कमर्शियल बैंक्स, उनके ऑफिशियल से रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव मेजर है। अब इसमें ये नहीं पता कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बोला कि आप अपनी रेट बढ़ा लो, तो वो 0.25 से बढ़ाए। कोई बैंक सोच सकता है कि 0.50 से बढ़ा दें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कोई एग्जैक्ट नंबर इन्वॉल्व नहीं होता, बस यही आपको समझना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आज हम जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं उनको पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे सपोज कीजिए आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव मेजर। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमारे पास ऑप्शंस हैं CRR, SLR, MSF। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है मोरल सुएशन। अब बताइए इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि ये सब मेजर्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स इन्वॉल्व है। पॉइंट क्या है? नंबर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है, बस एक जनरल रिक्वेस्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो भी बैंकिंग एंटिटीज है उनसे। ठीक है, तो मोरल सुएशन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन को मिस करना मेरे हिसाब से शायद बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर आपने एक सिंपल क्वेश्चन को मिस कर दिया तो आप कॉम्पिटिशन में बहुत पीछे चले जाओगे। तो इसलिए हम इस टॉपिक को फटाफट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वालिटेटिव मेजर है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अब क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट का मतलब हमारे पास होता है उधार, है ना, और कंट्रोल का मतलब होता है हमारे पास कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। तो जो क्रेडिट कंट्रोल है वो हमारे पास एक क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का उदाहरण होता है। अब क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो बैंक्स को डायरेक्ट कर सकता है कि आपका जो उधार है, यानी कि आप जो ब्याज दे रहे हैं, यानी कि आप जो क्रेडिट मार्केट में दे रहे हैं, वो आपको कहां देना है, ये पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसको रिजर्व आरबीआई एक्ट भी कभी कभी बोल दिया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ठीक है, इसके अंडर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। क्रेडिट को कैसे कंट्रोल कर सकता है? कि जो बैंक्स हैं उनको कितना परसेंट क्रेडिट कहां कहां देना है, ये डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को दे सकता है। अब इससे क्रेडिट के रेट्स में कोई एग्जैक्ट चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्रेडिट का जो फ्लो है, यानी कि उधार का जो फ्लो है, उसको डायरेक्ट किया जा सकता है कि भाई अगर आप इतना उधार दे रहे हैं तो
मनी सप्लाई तो मार्केट में उतनी आएगी ना, तो मनी सप्लाई की क्वांटिटी को ये कोई चेंज नहीं कर रहा है। ये सिर्फ लोगों की लाइफस्टाइल पे इफेक्ट डालेगा कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आपको ज्यादा क्रेडिट एग्रीकल्चर को देना है ना, बोला कि आपको ज्यादा क्रेडिट एग्रीकल्चर को देना है और जो बिजनेसेस हैं उनको कम देना है, स्मॉल जो लार्ज बिजनेसेस हैं उनको कम देना है। अगर ये रिजर्व बैंक ने बोला तो इसका मतलब क्या होगा कि जो किसान होगा, आम किसान, उसको ब्याज मिलना आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? क्योंकि बैंकों को तो लोन देना है, बैंक तो चाहेगा कि मेरा लोन जाए, ठीक है। अब पहले वो प्रेफर कर रहा था कि कोई बिजनेसमैन मेरा लोन ले ले क्योंकि उसके डूबने के चांसेस कम है ना। लेकिन एक छोटे किसान को जिसकी फसल का डूबने का रिस्क बहुत ज्यादा है, उसको लोन देने का रिस्क भी तो ज्यादा है ना। तो बैंक पहले इसको लोन देना प्रेफर नहीं करता किसान को, लेकिन अब क्योंकि आरबीआई के पास क्रेडिट कंट्रोल की पावर है, तो आरबीआई ने कहा कि आप जितना लोन देंगे उसका कुछ परसेंट, जो भी हम मान ले कि 10% आपको एग्रीकल्चर को देना ही देना है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए बैंकों को लोन एक किसान को भी देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो टारगेट्स डिसाइड होते हैं इनको हम बोलते हैं पीएसएल टारगेट्स। पीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएसएल की फुल फॉर्म हमारे पास होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, है ना। क्या होती है पीएसएल की फुल फॉर्म? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब क्या होता है? उधार देना। प्रायोरिटी का मतलब प्रायोरिटी, यानी कि किसी चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। सेक्टर का मतलब इकोनॉमी का कोई सेक्टर, ठीक है। तो इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर्स माना जाता है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या क्या आते हैं? हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि विमेन लेड बिजनेसेस को, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पीएसएल के वो होते हैं जो सेक्टर्स हैं, ऐसे डिवाइड किए जाते हैं और इनके लिए कुछ फिक्स कोटा डिसाइड किया जाता है कि जैसे हेल्थ को 5% लोन देंगे, जितना टोटल लोन दिया बैंकों ने, कुछ परसेंट एजुकेशन को देंगे, मान लीजिए X%, Y% एग्रीकल्चर को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेट्स चेंज होती रहती हैं। पीएसएल रेट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, तो आपसे रेट्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर में आते हैं। और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो किसका पार्ट है? क्रेडिट कंट्रोल का, जो कि एक क्वालिटेटिव मेजर है किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। हमारे पास अगला जो मेजर है वो है डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि भाई टूट पड़ो अब सीधा। टूट पड़ो सीधा मतलब आरबीआई किसी बैंक को बोल रहा है कि भाई आप जो घोटालेबाज बिजनेसमैन हैं उनको पैसा मत दो। आरबीआई कहता रहा है कह रहा है, बहुत दिन से कह रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बैंक है मान नहीं रहा। यस बैंक है, बिल्कुल नहीं मान रहा, डूबने की कगार पे पहुंच गया। बेचारे गरीब लोग, आम लोगों का जो पैसा है बैंकों में वो अभी भी रिस्क पे है। बैंक डूब गया तो उनका पैसा कौन देगा, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या पावर है सेम एक्ट के अंदर, जो कि है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इस एक्ट के अंडर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो बैंकों के खिलाफ डायरेक्टली एक्शन ले सकता है। क्या एक्शन ले सकता है? वो बैंक्स को मर्ज करने का एक्शन ले सकता है, ठीक है। बैंक्स को मर्ज कर सकता है, यानी कि दो में बैंकों को एक में मिला सकता है, ठीक है। बैंकों को मर्ज कर सकता है। फिर बैंकों को मर्ज करने के अलावा क्या क्या कर सकता है? किसी बैंक को बैंकरप्ट घोषित करके उसको बंद कर सकता है। किसी बैंक के साथ उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको हटा के उसको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले सकता है और खुद से उस बैंक को एडमिनिस्टर कर सकता है। अभी बैंक मर्जर कुछ टाइम पहले हुआ था 2017-18 में, तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। 2 क्लास बैंकिंग सेक्टर की होंगी, उसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जब बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे तो हम बैंक मर्जर के बारे में और पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट एक्शन के बाद हमारे पास अगला जो मेजर है वो है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन हमने देखा था। मोरल सुएशन क्या होता है? नैतिक अनुनय। नैतिक अनुनय में क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है, वो किसी बीच में बोल रहा है कि भाई बैंकों को अपने रेट्स लो करने चाहिए। वो डायरेक्ट मीटिंग कर रहा है, जो बड़े बड़े बैंकिंग इंडस्ट्री के, बैंकिंग चैम्बर के लोग हैं उनसे मीटिंग कर रहा है, उनको कह रहा है कि भाई आप अपने लोगों को बोलो कि रेट्स डाउन करें, ठीक है। तो ये मोरल सुएशन होता है, यानी कि
नैतिक दबाव, एक तरह से दबाव बनाया जाता है, लेकिन इसके कोई क्वालिटी क्वांटिटी नहीं होती, इसका कोई नंबर नहीं होता कि कितना परसेंट घटाना है कितना परसेंट बढ़ाना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप थोड़ा कम कीजिए या थोड़ा ज़्यादा कीजिए रेट को, हमें मनी सप्लाई घटाना है बढ़ाना है तो आप हमारी मदद कीजिए, एक तरह से मदद मांगते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ठीक है, तो उसको मोरल सुएशन बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है, वो है चेंजेस इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स changes in margin requirements on secured loans। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा समझिएगा कि इसमें क्या होता है। सोचिए आप बैंक के पास लोन ले लेंगे, जैसे मुथूट फाइनेंस है या कोई भी है जो आपका कुछ चीज गिरवी रख के आपको उसके बदले में लोन देता है, जैसे मुथूट गोल्ड फाइनेंस है, वो आपका गोल्ड लेके आपको गोल्ड के बदले में लोन देता है। ऐसे ही बैंक्स भी सिक्योर्ड लोन्स देते हैं। सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, जिनमें बदले में कुछ कोलेटरल रखा जाता है, जैसे आपकी जमीन या फिर आपका सोना या फिर आपका व्हीकल या फिर किसी भी चीज के अगेंस्ट लोन दिया जाता है, जब एक कोलेटरल रखा जाता है यानी कि कुछ गिरवी रखा जाता है बैंक के पास। ठीक है, तो जब बैंक के पास कुछ गिरवी रखा जाता है तो उस टाइप के लोन को हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। ठीक है, अब जब सिक्योर्ड लोन होता है उसमें कुछ मार्जिन होता है। अब ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए का सामान लेके जा रहे हैं तो बैंक आपको उसके अगेंस्ट सिर्फ 80,000 रुपए का ही लोन देगा। तो जो वो एक्स्ट्रा 20,000 रुपए बचा, जो 20,000 रुपये बचा वो बैंक का मार्जिन है। यानी कि अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया, अगर आपने लोन टाइम पर नहीं भरा, बैंक का पैसा उसको समय पर वापस नहीं किया, तो ये 20,000 रुपये बैंक के लिए एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि उसने आपको लोन दिया था उसके बदले में, जो उसको उधार मिलना था, जो उसको इंटरेस्ट रेट मिलनी थी, वो ये 20,000 रुपये से वो निकाल लेगा। ठीक है, समझ गए। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। यानी कि मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को बोलता है कि भाई अगर कोई आपके पास 1 लाख रुपए का सामान लेके आ रहा है तो आपको उस पर कम से कम 10% मार्जिन रखना है। ठीक है, अब ये मिनिमम मार्जिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि जो बैंकों की हेल्थ है, यानी कि एक तरह से बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ है, पूरे देश की इकोनॉमी की हेल्थ बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर बैंक्स डूबते हैं तो फिर पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि बैंकों के पास इतना बफर हो, बफर यानी कि कुछ मतलब स्टॉक हो, इतना कुछ हो, उनके अंदर इतनी शक्ति हो, इतना दमखम हो, इतना पैसा हो कि जब भी कोई शौक आए, यानी कि कोई शौक मतलब कोई दिक्कत हो जाए, कोई किसी ने, बहुत सारे लोगों ने एक साथ लोन नहीं भरा, बैंक का लोन वापस नहीं किया, बैंक क्या कर लेंगे, उनके पास पैसा है ही नहीं बेचारों के पास, वो भरेंगे कहाँ से। तो बैंक को पैसा कहाँ से लाएंगे, उन्होंने जो कोलेटरल रखा है उसका कुछ मार्जिन जो रखा था उस मार्जिन में से निकाल के वो अपना प्रॉफिट और बैंक चल सकता है, यानी कि बैंक डूबेगा नहीं। इसलिए हर तरह के लोन पर, हर तरह के सिक्योर्ड लोन पर कुछ मार्जिन रखा जाता है। तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को जब चेंज करते हैं तो वो भी एक क्वालिटेटिव मेजर होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और इसको हम बोलते हैं चेंजेस इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑन सिक्योर्ड लोन। ये करके भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जो है लैंडिंग रेट्स। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लैंडिंग रेट्स और इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इनसे, वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखने जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास लैंडिंग रेट्स क्या होते हैं। लैंडिंग रेट तो आप समझते होंगे कि उधार लेने पर आपको बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है उसको लैंडिंग रेट बोलते हैं। अब वो लैंडिंग रेट डिसाइड कैसे होता है, तो पहले सिस्टम ये था कि बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करते थे कि भाई मैं इतने परसेंट पर लोन दूंगा, हर इंसान को अलग अलग परसेंटेज पर लोन मिल रहा था। कुछ फ्रॉड बिजनेसमैन थे जिन्होंने बैंक मैनेजर को पैसा दिया और बोला कि भाई हमारा लोन 2% पर पास कर दो, 10 करोड़ रुपए का लोन 2% पर पास करवा लिया। अब हर साल महंगाई इतनी बढ़ रही है कि बैंक को एक तरह से 2% पर लोन देने में नुकसान हो रहा है, लेकिन मैनेजर ने पैसा खा रखा है तो बैंक को नुकसान होने दो। तो इससे बैंकों की हालत खराब होती चली गई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, 2010 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम लेके आया। उन्होंने बोला कि भाई आप एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर किसी से चार्ज करोगे ही, उसके ऊपर आप अपना रिस्क प्रीमियम ये सब लगा के आप अपना डिसाइड कर लो, लेकिन मिनिमम आपको एक रेट चार्ज करनी पड़ेगी और उस रेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला बेस रेट। ठीक है, ये सिस्टम आया था 2010 में। ठीक है,
बेस रेट सिस्टम। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये बेस रेट सिस्टम भी ज़्यादा कुछ चल नहीं पाया, क्योंकि इसमें एक दिक्कत थी कि इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस आते हैं ना, वो लोगों तक पास ऑन नहीं होते। क्यों पास ऑन नहीं होते? क्योंकि इंडिया में अभी भी लोन लेने वाले लोग कम हैं और बैंकों में पैसा जमा करवाने वाले लोग अभी भी ज़्यादा हैं। तो अगर बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा पहले ही ज़्यादा है, तो वो रिजर्व बैंक के पास उधार लेने क्यों जाएंगे? अब जब वो रिजर्व बैंक के पास उधार लेने नहीं जाएंगे, तो जो रेपो रेट है उसका इफेक्ट जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर कम होगा, है ना? क्योंकि सिस्टम क्या होता है, आरबीआई से पैसा कहां जाता है? जब रेपो रेट पर कोई कमर्शियल बैंक लोन लेता है, ये हमारा एक कमर्शियल बैंक है, कोई कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार लेता है, कोई कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार लेता है तो रेपो रेट पर लेता है ना? यहां पर रेपो रेट चार्ज होती है। और फिर कमर्शियल बैंक से जब आम आदमी यानी कि कंज्यूमर या फिर कोई भी बिजनेसमैन वो पैसा उधार लेता है, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब यही तो सिस्टम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई रेपो रेट को चेंज करता है। अब रेपो रेट अगर बढ़ेगी तो बैंक्स के लिए लोन लेना रिजर्व बैंक से इंडिया से मुश्किल हो जाएगा, तो फिर उनको अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो वहां से लोन लेके इधर दे सकते हैं और खुद बीच में पैसा भी कमा सकते हैं। अगर कोई पहले ही आपको 2% पर आपने कहीं से पैसा उठाया है, तो अगर आपको उस पर फायदा भी कमाना है तो आपको वो 3% पर तो देना पड़ेगा ना, है ना? तो अगर यहाँ का रेट बढ़ेगा तो यहाँ का भी तो बढ़ाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को। पैसा इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ही जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो लोगों के पास पैसा है, बैंक्स के पास जो पैसा है वो अभी भी उससे ज्यादा है जितना वो लोन दे पा रहे हैं, यानी कि लोन लेने वाले लोग ही कम है। तो यहां पर बैंकों के पास पहले ही ज्यादा पैसा है, तो वो आरबीआई से उधार मांगने क्यों जाएंगे? कौन जाएगा आरबीआई से उधार मांगने? तो रेपो रेट का जो इफेक्ट है वो इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत कम था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता था कि जब वो रेपो रेट को घटाए बढ़ाए तो उसका इफेक्ट जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उसके अंदर भी दिखे, है ना? तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बेस रेट सिस्टम काम नहीं किया, पसंद नहीं आया। तो 2016 में एक नया रेट लेके आया जिसको बोलते हैं एमसीएलआर रेट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग बेस्ड रेट। ठीक है, अब लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। ठीक है, अब इस एमसीएलआर रेट में क्या होता है? एमसीएलआर रेट का एक फॉर्मूला है जो रिजर्व बैंक ने दिया हुआ है, वो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूला के अंदर जो रेपो रेट है वो एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है, यानी कि ये उस फॉर्मूला का एक पार्ट है। तो अब फॉर्मूला का वो पार्ट चेंज होगा तो फॉर्मूला का पूरा आउटपुट भी चेंज होगा। तो जो एमसीएलआर रेट है, जो कि फिलहाल इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, उसके अंदर जो रिजर्व बैंक का रेपो रेट है उसको भी काउंट किया जाता है, उसको भी ऐड किया जाता है, उसको भी फॉर्मूला के अंदर इनपुट किया जाता है। तो जब उसको इनपुट किया जाएगा तो उसका आउटपुट भी चेंज होगा। तो इस तरह से जो रेपो रेट है उसका इफेक्ट अब इंटरेस्ट रेट पर दिखने लग गया है। इससे रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज्यादा इफेक्टिव हो गई है, यानी कि उसका इफेक्ट अब डायरेक्टली इकोनॉमी में देखने को ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये थे एमसीएलआर और बेस रेट के बारे में। इनके बीच में आप डिफरेंस देख लीजिए, ये 2010 में आया था, ये 2016 में आया था। ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, यानी कि बेस रेट एक बार डिसाइड हुई थी 2010 में, उसके बाद से चली रही है। ठीक है, जो एमसीएलआर रेट है उसमें बैंकों का प्रॉफिट भी काउंट होता है, बैंक भी अपने हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें रेपो रेट भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए, इन दोनों के बीच में ये बेसिक डिफरेंस थे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि जो रेट्स होते हैं, जो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो दो तरह से डिसाइड हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह के बेंचमार्क्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है, सबसे पहला बेंचमार्क को कैसा हो सकता है? इंटरनल, है ना? ये एक इंटरनल बेंचमार्क है। और एक हमारे पास हो सकता है एक्सटर्नल बेंचमार्क। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या क्या होते हैं? देखिए, इंटरनल बेंचमार्क होते हैं जो बैंक्स के अंदर से चेंज आता है, यानी कि जो बेंचमार्क बैंक अपने हिसाब से रखता है। जैसे कि बैंक ने बोला कि भाई हमारा जो लोन रेट है, हमारा जो लोन रेट है वो हम बैंक रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बैंक का एक इंटरनल बेंचमार्क है, बैंक के बैंकिंग सिस्टम के अंदर का कोई बेंचमार्क है।
ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या होता है? एक्सटर्नल बेंचमार्क जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर का होता है, जैसे कि आरबीआई है, वो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट तो है, लेकिन जब वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो वो एक बैंक की तरह ना काम करके एक रेगुलेटर की तरह काम करता है ना। तो एक तरह से आरबीआई बैंकिंग सेक्टर से ऊपर है, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। तो जब वो बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो जो वो रेट्स बताता है, जैसे कि हमारे पास है क्या बोलते हैं, रेपो रेट मान लीजिए, ठीक है, या फिर हमारे पास एक और होता है कि जो 3 मंथ और 6 मंथ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और जो 1 साल से कम की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको हम वैसे क्या बोलते हैं? ट्रेजरी बिल्स। ये हम जब फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे तो और अच्छे से देखेंगे कि जो 1 साल से कम की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो 3 से 6 महीने की जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनकी जो यील्ड होती है, अब ये यील्ड क्या होती है? ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स होते हैं। बॉन्ड यील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जब हम एक्सचेंज रेट्स पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे। तो ये यील्ड एक्चुअली में क्या होती है, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो ये यील्ड होती है, ये यील्ड होती है, यील्ड का मतलब होता है कि अगर आप आज के दिन इन ट्रेजरी बिल्स में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअली कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको कुल कितना फायदा होगा, कितना परसेंट ब्याज आप यहां पर इन्वेस्ट करके कमाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 से 6 महीने के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनकी यील्ड होती है। तो ये कुछ एक्सटर्नल बेंचमार्क्स है, ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर के बेंचमार्क्स नहीं है, ये बैंकिंग सिस्टम के बाहर से कुछ बेंचमार्क्स डिसाइड हो रखे हैं। अगर बैंक्स इनके ऊपर अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट होती है, और जो अंदर के बेंचमार्क्स हैं इनके ऊपर जो रेट डिसाइड होता है उसको इंटरनल बेंचमार्क रेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। और एक पॉइंट और देख लीजिए, मैं भूल गया, सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो 3 and 6 मंथ्स के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं ये कौन पब्लिश करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया, ठीक है। ये इंडियन गवर्नमेंट के जो 3 मंथ और 6 मंथ के ट्रेजरी बिल्स हैं इनकी बॉन्ड यील्ड्स पब्लिश करती है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके जब भी कोई वो बनाया जाता है, यानी कि कोई रेट डिसाइड किया जाता है, इसको बेंचमार्क मान के, तो उसको हम एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब अगली क्लास में हम फटाफट जो बैंकिंग सेक्टर इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ और बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और बैंकिंग सेक्टर में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितने टाइप्स के बैंक्स होते हैं, क्या क्या किस किस बैंक की क्या क्या खासियत होती है, किस किस बैंक की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या कमियां, क्या क्या दिक्कत, सब पूरा बैंकिंग सेक्टर हम डिस्कस करेंगे अगली 2 क्लासेस में। फिर उसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे। तो आप, अगर आपके पास समय हो, अगली क्लास देखने से पहले आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़कर आएँ। आपको कोई भी डाउट होगी, कोई भी समस्या होगी, वो फिर आपकी उस क्लास को देखने से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।